तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों में आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरी और उतरते ही उन्होंने बवाल मचा दिया। मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ज्यादा बेहतर वक्ता, स्पीकर, कम्युनिकेटर हैं। और आज जब उन्होंने कहा दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लगी है। आज उन्होंने सीधा और करारा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। मैं चाहूंगा कि आप एक एक शब्द को सुने, उनका भाषण भी सुनाया जाएगा दोस्तों, और साथ ही हम इस तस्वीर की भी चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर लाल सिंह के साथ दिख रही हैं। कौन लाल सिंह? कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से प्रहार बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रियंका ने कहा कि अपने 45 मिनट के भाषण में 20 मिनट प्रधानमंत्री ने उनके परिवार पर हमला बोला। प्रियंका ने उनसे पूछा कि जनता जानना चाहती है कि जनता के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है, मगर आपने 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार पर हमले में जो है लगा दिया। सुनिए प्रियंका किस तरह से हमला बोल रही हैं। मैं प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रही थी। 45 मिनट में से 20 मिनट तो मेरे परिवार पे उन्होंने व्यर्थ किए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां आकर 20 मिनट के लिए सिर्फ आपको यह सुनाऊं कि मोदी जी का परिवार ऐसा है वैसा है, आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा बहन, क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि इस नेता को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी समस्या क्या है। मैं तो अपनी समस्या की बात सुनना चाहती हूं, यही लगेगा ना। और वो वही पुरानी रट लगाए हुए हैं, 10 सालों से हम सुन रहे हैं और 10 सालों से परिवर्तन नहीं आ रहा है, 10 सालों से प्रगति नहीं आ रही है, घुटन हो रही है। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों, उनके निशाने पर अमित शाह भी थे और उन्होंने अमित शाह की कमजोर नब्ज पर वार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह किस आधार पर कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें राज्य का दर्जा चाहिए तो हमें वोट दो, क्योंकि राज्य का दर्जा छीनने वाली भी तो भाजपा सरकार ही थी। तो ये ब्लैकमेल कब तक चलेगा? सुनिए प्रियंका किस तरह से अमित शाह पर प्रहार करती हैं। मुझे हंसी आई। देश के गृह मंत्री जी ने एक भाषण दिया यहां आकर कि भाई राज्य का दर्जा वापस चाहिए तो हमें वोट देना पड़ेगा। अरे जब छीना आपने है, ये तो वही बात हुई कि घर के अंदर चोर आया, आपका टीवी लेके चले गया और फिर चोर कहता है कि टीवी वापस चाहिए तो भाई मेरे से पूछो। वही बात हुई ना, लिया आपने, अब कह रहे कि वोट नहीं दोगे तो हम देंगे। अब हम ही दे सकते हैं और कोई दे ही नहीं सकता आपको। समझ लीजिए क्या चाल चली जा रही है आपके साथ। दोस्तों हम लगातार देख रहे हैं और आज ही मैंने आपको अपने कार्यक्रम में बताया कि किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार राहुल गांधी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वो आरक्षण के बारे में झूठ बोलते हैं और फिर ये भी झूठ बोलते हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा कि जो हमने धारा 370 हटाई है वो दोबारा बहाल कर देंगे। आप जानते हैं राहुल गांधी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। मगर सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी का ऐसा कोई भाषण नहीं है, ऐसा कोई बयान नहीं है, घोषणा पत्र में कांग्रेस के ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं अमित शाह? इस तरह की गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? इस बात पर लगातार हमलावर हुई प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं आपको उनका पूरा भाषण भी सुनाऊंगा दोस्तों, मगर उससे पहले मैं इस तस्वीर की चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते हैं इस तस्वीर में कौन है प्रियंका के साथ? लाल सिंह, भाजपा के पूर्व मंत्री हैं। याद है आपको जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, जब 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ सरकार चलाई थी, तब यह व्यक्ति मंत्री था और इनकी एक उपलब्धि थी। जानते हैं क्या उपलब्धि थी? कठुआ की मासूम के साथ, 8 साल के एक मासूम के साथ पहले उसके साथ दुष्कर्म होता है और फिर मंदिर के अंदर उसे मार दिया जाता है। बलात्कार और हत्या का आरोप जिन पर लगता है उनके लिए रैलियां निकाली जाती हैं, जिनमें से एक व्यक्ति ये लाल सिंह था। मैंने बार बार अपने कार्यक्रमों में कहा है कि कांग्रेस इस व्यक्ति को जगह क्यों दे रही है।
मैं समझना चाहता हूं ना, मैंने इस मंच पर कई बार कहा है कि जहां तक महिला सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, क्योंकि उनकी पार्टी में अपराधियों को, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को जगह मिलती है, तरक्की मिलती है, सांसदी मिलती है और बलात्कारियों को पैरोल पर रिहा किया जाता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रवन्ना, बलात्कारी राम रहीम की तुलना लाल सिंह से नहीं की जा सकती, मगर लाल सिंह ने जो किया वो शर्मनाक है। लाल सिंह उन बलात्कारियों और हत्यारों के समर्थन में आया था, रैली निकाली थी जिन पर गुनाह साबित हुआ था एक 8 साल की मासूम के साथ जुल्म करने का। तो प्रियंका गांधी वाड्रा इस व्यक्ति के साथ क्यों दिखाई दे रही हैं? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के वो जो 2% के प्रवक्ता है ना, एक तो वो जो सेफोलॉजिस्ट हुआ करता था, याद है, उछलता कूदता रहता था, और एक वो कलमाडी का चमचा, कौन है आप भी जानते हैं, पहले वो कांग्रेस में ही था। मैं इन लोगों को सुन रहा था उस मुद्दे को उठाते हुए, अरे भाई, ये लाल सिंह पहले भाजपा में था, मंत्री था। जब इस व्यक्ति ने उन हत्यारों, उन बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली थी, तब भाजपा ने उसे पार्टी से नहीं निकाला था, बाहर का रास्ता नहीं दिखलाया था। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो नैतिक अधिकार ही नहीं है लाल सिंह पर बोलने का। और कृपया लाल सिंह की तुलना किसी कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह, बलात्कारी राम रहीम से ना करें। भारतीय जनता पार्टी महिला अस्मिता को लेकर पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, मगर यह जो मैं तस्वीर देख रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा की ऐसी क्या मजबूरी थी लाल सिंह के साथ तस्वीर खिंचवाने की? और उससे भी बड़ी बात, कांग्रेस की क्या मजबूरी थी इस तरह से इस व्यक्ति को पार्टी में जगह देने की? यह सवाल उठेगा, मगर क्या इस सवाल का जवाब मिलेगा? पता नहीं दोस्तों, हम सवाल उठाएंगे। बहरहाल, आज जो जम्मू कश्मीर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी राजनीति का आगाज किया, उसका जोरदार असर हुआ है, जोरदार दस्तक हुई है। अब मैं चाहूंगा कि आप उनके पूरे भाषण को सुने। इस भाषण से भाजपा को जबरदस्त मिर्ची लगी है, सुनिए। एक जुड़ाव होता है राजनीतिक, एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक ऐसा जुड़ाव होता है जो अपनी जमीन से होता है, जहां अपने परिवार के पुश्तों की पैदाइश है, वो एक अलग बात होती है। वो एक लगाव होता है जो शायद लफ्जों में बताया भी नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर से मेरे परिवार के सदस्यों का यही जुड़ाव है, यही लगाव है। मैं यहाँ आती हूँ तो आपकी शक्लें भी मेरे से मिलती जुलती हैं। काफी बार मैं देखती हूँ, गाड़ी से देखती हूँ या किसी से मिलती हूँ, कहती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरी बहन है। तो एक अलग जुड़ाव है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं, पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए। 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली, मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था। ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई। पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई और उसके बाद से
जब भी मैं श्रीनगर जाती हूँ मैं जरूर खीर भवानी माता के यहाँ जाती हूँ और अपनी दादी को याद करती हूँ। दरअसल ये देश का शिखर है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, सुंदरता, संसाधन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु जो यहाँ से चले और सिर्फ अपने देश भर में नहीं लेकिन दूसरे देशों तक गए और धर्म की बात की, अमन चैन की बात की। आपके पास सब कुछ था, एक धार्मिक परंपरा, जैसे मैंने कहा प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन, और शायद ये दुनिया का तरीका है, दुनिया का स्वभाव है कि जब किसी के पास सब कुछ होता है तो जिसकी नीयत ठीक नहीं होती है वो उसे छीनने की कोशिश करता है, उसका इस्तेमाल करता है। एक तरह से भाजपा के नेताओं ने जम्मू और कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। यहां के लिए नीतियां नहीं बनती, आपके लिए नीतियां नहीं बनती। आपके प्रति जो नीतियां बनती हैं वो देश में जज्बातों को उभारने के लिए, राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी, यहां आ रही थी, मैंने सोचा देखूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। शायद कटरा का भाषण था। भाषण को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि जनता अपने नेताओं से क्या चाहती है। थोड़ी ईमानदारी, कम से कम थोड़ी तो होनी चाहिए, थोड़ी सी सच्चाई, एक कर्मठता, एक गंभीरता कि जनता की क्या समस्याएं हैं, ये नेता समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और मुझे उस मोदी जी के भाषण में लगा कि वो गंभीरता ही नहीं दिखी। वो कहने लगे कि 10 सालों से यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, हमने इस रेलवे स्टेशन को में सुधार हम लाए हैं, इसमें परिवर्तन लाए हैं। मैं सोच रही थी 10 सालों से आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आप कटरा आके कह रहे हैं कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन में सुधार कर दिया। विकास की एक धारा होती है, जैसे जीवन की होती है। एक समय में मेरी बहनें यहाँ बुजुर्ग बैठी हैं, वो रोटरी वाले टेलीफोन होते थे, आपको याद है, यूं घुमा के फोन करना पड़ता था। जम्मू से दिल्ली फोन करना पड़ता था तो बुकिंग करनी पड़ती थी, 2-3 हफ्तों बाद ट्रंक कॉल लगता था। आज सबके पास स्मार्टफोन है। परिवर्तन होता है, विकास होता है, रेलवे स्टेशन में सुधार होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आकर इन छोटी छोटी बातों पर आपको कह रहे हैं कि देखो मैंने आपके लिए क्या किया। ठोस बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे मन में ये बात आई कि जो ठोस बात है, जो जम्मू और कश्मीर की जनता के हृदय की बात है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे? वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस। वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वो आपका हक था और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था। अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। एक एलजी है जो पूरा अपने हिसाब से, अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं। एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है।
आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज्य में। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं। किसके लिए? आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा। वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। यहां रिलायंस के रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो आपकी दुकानें हैं, आपके छोटे बिजनेस हैं, उनको मारा जा रहा है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, और आज बड़ी बड़े रिटेल वाले जो उद्योगपति हैं आपके बिजनेस को छीन रहे हैं, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी सरकार नहीं है। नौकरियों का हक आपको मिलना चाहिए। यहां तमाम नौजवान खड़े हैं। मेरी बहनें मेहनत करके, परिश्रम करके बड़ा करती हूं। मैं 52 साल की हूं, मेरा बेटा 24 साल का है, मेरी बेटी 22 साल की है। क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए? एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं। कुछ बड़ी शान, शोहरत, पैसा, सत्ता नहीं। हम चाहते हैं कि खुश रहें, ईमानदारी से अपना काम करें और अपनी कमाई कर लें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये आप भी चाहते हैं, इस मंच पे बैठे सारे नेता भी यही चाहते हैं। तो ये हक आपसे छीना क्यों जा रहा है? आज रोजगार के मामले में जम्मू और कश्मीर इतना पीछे क्यों पड़ गया है? इतनी बेरोजगारी क्यों है? आप परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बच्चा भर्ती का पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर दे भी देता है, मार्क्स भी आ जाते हैं, भर्ती नहीं होती। घोटाले पे घोटाले होते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो 27-28 साल के हो जाते हैं, 30 साल की उम्र के हो जाते हैं नौकरी की इंतजार में। उनको खुद नहीं पता होता कि जब हमने भर्ती का इम्तिहान दे दिया है, हम पास भी हो गए हैं, तो क्या हम इंतजार करें? हो सकता है 6 महीने में नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है 2-3 महीनों में नौकरी मिल जाएगी। तो बेचारे इंतजार करते रहते हैं, सोचते हैं कहीं और लग जाएंगे तो ये भर्ती निकल जाएगी तो हम रह जाएंगे। और इस तरह करके साल पे साल गवा देते हैं, अपनी जवानी गवा देते हैं। बच्चों की शादी नहीं होती, जब रिश्ता लेके जाते हैं कहते हैं कि भाई नौकरी नहीं है, रिश्ते नहीं पक्के होते। तो इस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगे हम? आपके एलजी बाहरी हैं, साफ तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक हैं, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है, आपको खरीदनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए, तो उसका दाम महंगा होता है कि नहीं? आपको घर में छोटी सी छोटी मरम्मत करनी पड़ती है, आप घबराते हो कि कैसे करेंगे। कोई बीमार पड़ता है, घबराते हो, इलाज कैसे करवाएंगे। और यहां बाहर की सारी कंपनियां आकर सब कुछ लूट रही हैं। 10 मिनरल के ब्लॉक्स हैं, 26 रेत के खनन, सारे ठेके बाहर के इनके मित्रों को दिए गए हैं। बाहर की कंपनियों को ला कर आपके जितने भी छोटे कारोबार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। ये तो मैं मंच पे खड़े होकर कह रही हूं, एहसास तो आपको है। अब त्योहार का महीना आने वाला है। एक तरफ घबराहट कि त्योहार के लिए हमें अपने घर को सजाना है, मेहमान आएंगे, खाना खिलाना है, सब कुछ करना है, कैसे करेंगे, महंगाई इतनी है। और दूसरी तरफ ऐसा एहसास होता है कि पता नहीं इस साल बिक्री होगी कि नहीं, धनतेरस आएगा, दिवाली आएगी, लोग खरीदेंगे कि नहीं, क्या हमारे कारोबार चल पाएंगे कि नहीं। ये आपकी असली समस्याएं हैं। इन समस्याओं से जूझ रहे हो आप। वहां केंद्र में मोदी जी, अडानी जी और अंबानी जी को बढ़ा रहे हैं, यहां आपके एलजी
अपने मित्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। माता वैष्णो जनरल स्टोर या रघुनाथ मार्केट के जो कारोबार हैं, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये रिलायंस रिटेल हर जगह जो खुल रही है, वो तो खूब तेजी से बढ़ रही है। आपके लिए ठोस काम क्या हो रहा है? जल जीवन मिशन का स्कैम होता है, एक दलित अधिकारी उस स्कैम को उभारता है। क्या होता है? उसको प्रताड़ित किया जाता है। मैंने ईमानदारी की बात की, सच्चाई की बात की, नेता से उम्मीद की बात की। ये उम्मीद होती है ना कि अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से बता दे कि भाई ये स्कैम हो रहा है, करोड़ों लूटे जा रहे हैं, तो आप उसका संरक्षण करें, उस स्कैम की जांच करें। उल्टा उसे प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही हमारी परंपरा बन गई है? क्या आज यही उम्मीद होनी चाहिए हमें अपने नेताओं से? आप सोचिए, आज भयंकर बेरोजगारी है। यहां जम्मू में 65% सरकारी पद खाली हैं। आप यहां बेरोजगार खड़े हो, नौजवान, हाथ उठाकर अगर मैं पूछूं कि किस किस को सरकारी नौकरी मिली है, आप सब बोलेंगे नहीं मिली है। अभी जो चुनाव खत्म हुआ, उसमें हमने जब हम पूरे देश भर में घूमे, जहां जहां गए, हमने पूछा भाई हाथ उठाओ, किस किस को रोजगार मिला है? एक हाथ नहीं उठता था। 10,000, 20,000, 50,000 की भीड़ में एक हाथ नहीं उठ रहा था। उल्टा क्या दिया जाता है आपको? नौजवानों को अग्निवीर जैसी स्कीम। ये हमारे जवान खड़े हैं, देश के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं। जब ये आते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, जब सरहद पे खड़े होने जाते हैं, तो मन में ये रखते हैं कि हम एक दिन शहीद हो सकते हैं इस धरती के लिए, और आप अग्निवीर लाते हैं कि बच्चा जाएगा, सरहद पे खड़ा होगा, सुरक्षा करेगा हमारे देश की, लेकिन शहीद हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके माँ बाप को पेंशन तक नहीं मिलेगा। और इसके लिए हम सारे विपक्षी दल लड़ रहे हैं, बार बार इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इतना अहंकार है इस सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री जी में, कि वो जानते हुए कि ये गलत स्कीम है, जानते हुए कि ये नौजवानों के लिए ठीक नहीं है, वो पीछे नहीं हटते। वो कहते नहीं है कि ठीक है, गलती हो गई, गलत स्कीम ले आए, हम इसको सुधार देते हैं। जहां आपको आर्मी में, फोर्सेस में रोजगार का मौका मिलता था, वो टूट गया है, आज नहीं मिलता है। खेती में रोजगार बनते थे, आज नहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार हमारे देश में, हमारी देश की जो रीढ़ की हड्डी है, वो छोटे कारोबार हैं। ये सारी दुकानें जो मुझे यहां से दिख रही हैं, आप रोजगार दिलवाते थे। ये छोटे छोटे बिजनेस जो अपना कुछ बना दिया, कानपुर में लेदर का बिजनेस था, आगरा में कोई और बिजनेस, मुरादाबाद में पीतल का बिजनेस, यहाँ जम्मू में और बिजनेस, सारे तमाम ऐसे बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो रोजगार वहां से भी नहीं मिलेगा। तो कौन सी स्कीम है इनके पास रोजगार दिलवाने की? सिर्फ स्कैम, पेपर लीक, अग्निवीर जैसे फिजूल की स्कीमें। और ऊपर से क्या होता है? आप माताएं हैं, नौजवान बच्चे हैं, मैंने कहा मेरे भी नौजवान बच्चे हैं। जब बच्चे में ये नाउम्मीद हो जाती है कि मेरे भविष्य में कुछ नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, घर पे बैठा रहता है, तब ड्रग्स फैलते हैं। चिट्टा कितना फैल गया है जम्मू कश्मीर में, कोई बात भी करता है इसके बारे में? ये सारे भाजपा के नेता जो आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, आपकी सच्चाई की बात करते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी जड़ क्या है। जड़ बेरोजगारी है, बेकारी है। अगर बच्चे को आप नौकरी देंगे, सुबह से शाम तक काम करेगा, थका हुआ घर आएगा, तो कहां इधर उधर देखेगा? लेकिन बेचारा बेरोजगार, बेकार पड़ा रहता है। जो ड्रग की माफियाएं हैं,
उसके लिए शिकार बन जाता है। तो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे समाज में, खास तौर से यहाँ जम्मू में, कश्मीर में ये सब फैल रहा है और इसके बारे में आपके नेता बात भी नहीं करते हैं। आप टोल टैक्स दीजिए, आप स्मार्ट मीटर लगवाइए अपने घरों में, बताइए 10 गुना आपके बिल आते हैं, कोई पूछता है? आप जहां भी जाएंगे आपको टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दी है जो पहले नहीं थी, टोल टैक्स बढ़ा दी है, जगह जगह टोल लगा दिए हैं। स्मार्ट मीटर आप तो जानते ही हैं, आपकी आवाज से पता चल रहा है मुझे कि कितना असर पड़ रहा है आपके जीवन पे। तो आपकी जमीनें छीनेंगे, आपसे टैक्स लेंगे, चाहे प्रॉपर्टी की हो, टोल की हो, कुछ भी हो, ऊपर से जो काम कराने पड़ते हैं आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो कहां के रह गए हैं आप? आपकी सुनवाई भी है इनकी सरकार में? आतंकवादी हमले कुछ कम नहीं हुए इनके राज में। यहां पे एक आंकड़ा है मेरे पास, 683 आतंकवादी हमलों में तकरीबन 260 जवान और 170 आम जनता की जानें गई हैं। तो ये भी बात नहीं है कि आतंकवाद कम हो रहा है। 150 सालों से चली आ रही जो दरबार कूच थी उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। एक परंपरा थी, आपको मालूम है, वो आपका गौरव था, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये है आपका नया जम्मू कश्मीर। राज्य का दर्जा आपसे छीना, आपसे जब छीना गया तो आपको क्या क्या बताया गया कि इससे बड़ा फायदा होगा आपका। क्या फायदा हुआ मैं जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आप में से कोई मुझे बताए क्या फायदा हुआ। आपसे जो संविधान ने आपको जो सबसे बड़ा अधिकार दिया था, वोट का अधिकार, समानता का अधिकार, जो कबीर जी जैसे संतों ने, रविदास जी जैसे संतों ने जिसकी बात की थी, वो अधिकार, समानता का अधिकार कि भाई तुम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, सब समान हो, ये अधिकार हमारे संविधान में गड़ा हुआ है। ये अधिकार छीना आपसे कि इतने सालों के लिए आप वोट तक नहीं दे पाए। तो क्या उम्मीद रख सकते हैं आप इन लोगों से? सब छीना है, सब लूटा है। मंच पर आते हैं, मैं प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रही थी, 45 मिनट में से 20 मिनट तो मेरे परिवार पे उन्होंने व्यर्थ किए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां आकर 20 मिनट के लिए सिर्फ आपको यह सुनाऊं कि मोदी जी का परिवार ऐसा है वैसा है, आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा बहन, क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि इस नेता को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी समस्या क्या है, मैं तो अपनी समस्या की बात सुनना चाहती हूं, यही लगेगा ना। और वो वही पुरानी रट लगाए हुए हैं, 10 सालों से हम सुन रहे हैं और 10 सालों से परिवर्तन नहीं आ रहा है, 10 सालों से प्रगति नहीं आ रही है, घुटन हो रही है। खास तौर से यहां जम्मू और कश्मीर में घुटन हो रही है, भविष्य नहीं दिख रहा है आपको। तो मैं आपसे क्या कहने आई हूं, पहचानिए, सच्चाई को पहचानिए। इंदिरा जी की बात की, उनकी लगाव की बात की, एक सच्चाई थी उसमें, एक गहराई थी, वो हम आज तक अपने दिल में रखते हैं। ये हमारी धरती है और आपकी धरती है। आप वहां बैठे हो, नेता मंच पे बैठे हैं, आप अलग नहीं हो नेताओं से। ये अलगपन दूर करना पड़ेगा हमें। आपको समझना पड़ेगा कि ये नेता आपने बनाए हैं,
आपको समझना पड़ेगा कि नेता आए आपके सामने, आपकी समस्याओं के बारे में बात करे, तब तक आप वोट मत दो उसे, चाहे कोई भी हो। ये लड़का नीरज, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूं, संघर्षशील है, ईमानदार है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हिम्मत है इसमें, लड़ने की हिम्मत है। जब जब मैंने दिल्ली बुलाया कि आ जाओ धरना प्रदर्शन है, एकदम आया और पीछे नहीं हटा। पुलिस ने लाठी मारी, तंग किया, ढकेला, मारा, पीटा, फिर भी पीछे नहीं हटा। तो मैं अपने अनुभव से जानती हूं कि नीरज में हिम्मत है, लड़ने की शक्ति है और आपके लिए लड़ेगा। यहां की जो आपकी परंपरा है, महाराजा हरि सिंह जी की जो परंपरा थी, उन्होंने क्या किया? स्वास्थ्य की सुविधाएं देने की कोशिश की, पाठशालाएं बनाई। ये आपकी परंपरा है, सेवा की परंपरा है कि एक राजा भी सबसे पहले सेवा करते थे। ये जम्मू की परंपरा है और ये परंपरा नीरज के हृदय में बसी हुई परंपरा है। मैं आपसे कहने आई हूं कि नीरज को आगे बढ़ाओगे तो आप अपने भविष्य को मजबूत बनाओगे। नौजवान है मगर समझदार है, इसमें वो विवेक है जो हर नेता में होना चाहिए कि जनता सर्वोपरि है, मेरे से बड़ी है, ये समझते हैं। चुनाव के संदर्भ में यहां आई हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक विजन है, एक नजरिया है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। हम आपके राज्य का जो दर्जा है वो आपको वापस देना चाहते हैं। मुझे हंसी आई, देश के गृह मंत्री जी ने एक भाषण दिया यहां आकर कि भाई राज्य का दर्जा वापस चाहिए तो हमें वोट देना पड़ेगा। अरे जब छीना आपने है, ये तो वही बात हुई कि घर के अंदर चोर आया, आपका टीवी लेके चले गया और फिर चोर कहता है कि टीवी वापस चाहिए तो भाई मेरे से पूछो। वही बात हुई ना, लिया आपने, अब कह रहे कि वोट नहीं दोगे तो हम देंगे। अब हम ही दे सकते हैं और कोई दे ही नहीं सकता आपको। समझ लीजिए क्या चाल चली जा रही है आपके साथ। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एकदम हमारी सरकार आएगी तो हम आपको राज्य का दर्जा वापस देंगे। 150 साल पुरानी जो दरबार कूच की जो परंपरा है वो फिर से शुरू की जाएगी। आपके रोजगार, आपकी जमीन को हम सुरक्षित करेंगे। हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके रोजगार का हक, आपका जमीन का जो हक है वो आपके हाथों में वापस जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आज है प्रदेशों में, वहां हमारा ये पूरा प्रयास है। हम पेपर लीक के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं अगर कोई पेपर लीक हो, ताकि जॉब कब मिलेगा, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब पहले से निर्धारित हो। और इसके साथ कोई इधर उधर करने की कोशिश करे अधिकारी तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। खाली पड़े 1 लाख पदों को हम भरना चाहते हैं। बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3,500 रुपए हम देना चाहते हैं ताकि उनका थोड़ा आत्मविश्वास बने, अपने पैरों पे खड़े होने का कम से कम मौका तो मिले। घर की मुखिया महिला जो है उनको हर महीने 3,000 रुपए हम सम्मान राशि देना चाहते हैं। ये जहां जहां हमारे प्रदेश हैं वहां ये काम हम कर रहे हैं।
25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा हम निकलवाएंगे। आज हमारे प्रदेशों में ये काम हो रहा है और राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो हमने किया और उससे बहुत लाभ हुआ लोगों का। कैंसर के पेशेंट्स का, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, बड़ी बड़ी सर्जरियां करनी पड़ती हैं, वो लगभग मुफ्त हो गई क्योंकि 25 लाख तक आपका बीमा था। ये स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने पर रोक लगेगी। घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के जो पेंडिंग बिल हैं वो हम माफ करवाएंगे। गरीब और किसानों की जो जमीन है उससे बेदखल नहीं किया जाएगा। आपको जो स्वयं सेवा समूह हैं उनको 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त कर्ज पे मिलेगा। ओबीसीज को संविधान के अनुसार अपना पूरा हक मिलेगा। मनमोहन सिंह जी के समय कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के लिए शुरू हुई जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी उसे दोबारा हम शुरू करवाएंगे। देखिए, यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। आपने तो बहुत नेताओं की सुनी होंगी बातें। एक विश्वास की बात होती है, प्रमाण की बात होती है कि ये जो कह रहे हैं कहीं पे इन्होंने किया भी है। तो मैं चाहती हूं कि मेरी बातों पे ना जाएं आप खुद जांच कीजिए। कर्नाटका में क्या हो रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्या हो रहा है, हिमाचल में सरकार है, वहां भी पूरा प्रयास रहता है। केंद्र ने राशि बंद की हुई है। जो आपदा को उनको जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करना था उन्होंने किया नहीं। उसकी वजह से हिमाचल में दिक्कत जरूर है, लेकिन जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां वहां हमारा प्रयास पूरा है कि जनता के लिए सरकार चले, कि जनता का पैसा जनता के हाथों में वापस दिया जाए, जनता का हक जनता के हाथों में हो। और यही हमारा यहाँ जम्मू और कश्मीर में प्रयास रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी ध्यान से मेरी बातों को सुना, वो भी इतना इंतज़ार करने के बाद। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही श्राद्ध खत्म होने वाले हैं, नवरात्रि शुरू होंगी, त्योहार आएंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भाई बहन हैं हमारे, आपके बच्चे फूले फले, यही हमारी उम्मीद भी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।